Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia regulatory body platform powered by Abhimanyu IAS. So आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके लिए ASIC डेप्यूटी डायरेक्टर सीरीज ऑफ जनरल साइंस. आज के क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्टन क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, बट उससे पहले ASIC का लाइव कोर्स है डेप्यूटी डायरेक्टर का स्टार्टिंग फ्रॉम द 12 सितंबर 2021. तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें एनरोल हो सकते हैं क्योंकि ये अब जितना लाइव था अब वो रिकॉर्डेड हो चुका है. अब कुछ और लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर डेडिकेटेडली पढ़ें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इट वुड टेक टू कंप्लीट द इंटायर कोर्स विद इन वन मंथ, राइट. तो एक महीने के अंदर आप कर सकते हैं और ये रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा. अब कुछ लाइव क्लासेस रह गई हैं तो वो आपके लिए होंगी. चलो अब सवाल के ऊपर आ जाते हैं. चलिए सवाल के ऊपर है. सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. कौन सा है जो गलत है, कौन सा है जो गलत है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. द theory of evolution was propounded by Charles Darwin. The breaking apart of the nucleus of an atom is called fusion. Dry ice is nothing but solid carbon dioxide. Telephone was invented by the Graham Bell. आपके पास है 5 to 10 सेकेंड्स. बिकॉज जब भी ये बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आती है ना, अंडरस्टैंड इनके बीच में जो गलत या सही वाला पॉइंट होता है वो होता है एक ऐसा फंडामेंटल जो बच्चों को पता होना चाहिए व्हाट द एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग. तो कुछ चार्ल्स डार्विन फ्यूजन के बारे में आपको पता हो तो यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर्स. ठीक है, तो आंसर बताइएगा. Now, the point is the breaking apart of the nucleus. Breaking apart of the nucleus, is it really the fusion reaction? नहीं, ऐसा नहीं है. Breaking apart of the nucleus of an atom is called fusion. नहीं, it is wrong. और फ्यूजन रिएक्शन जो होता है, जो सोर्स है एनर्जी का ऑफ सन इज फ्यूजन रिएक्शन ओनली, बट वहां पे ब्रेकिंग नहीं होता, राइट. ब्रेकिंग अपार्ट वाला जो होता है दैट इज फ्यूजन, जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होता है फ्यूजन. अंडरस्टैंड. चलो, तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच 2 or more एटॉमिक न्यूक्लियाई कोलाइड. ठीक है, आपस में कोलाइड करते हैं एट अ वेरी हाई स्पीड एंड ज्वाइन टू फॉर्म अ न्यू टाइप ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस. अंडरस्टैंड. सो दिस इज सिंपल. दो जो है वो आपस में कोलाइड करते हैं एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू अ सिंगल एक एटॉमिक न्यूक्लियस बनता है, न्यू टाइप ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस बनता है. ठीक है, ये है सन की एनर्जी का सोर्स. आगे देखते हैं, राइट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. असर्शन एंड रीजन की बात करते हैं. एलपीजी इज अ पोल्यूशन फ्री वेहिकुलर फ्यूल. एलपीजी इज अ पोल्यूशन फ्री वेहिकुलर फ्यूल. Flying of CNG fueled buses is recommended for metropolitan cities in India. ठीक है, सो आंसर कीजिएगा इसका. क्या आपको आंसर लगता है व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर. एलपीजी क्या एग्जैक्टली पोल्यूशन फ्री व्हीकुलर फ्यूल है, और प्लाइंग ऑफ सीएनजी फ्यूल्ड बसेस इज रिकमेंडेड फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया. ओके, नाउ नंबर 1 पॉइंट है जो एलपीजी है, इट इज़ नॉट अ पोल्यूशन फ्री व्हीकुलर फ्यूल. यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिल जाते हैं जो दैट लेड टू द पोल्यूशन, बट उतने नहीं होते जितने पोल्यूशन पेट्रोल और डीजल के होते हैं. और दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट. तो हमारा जो है डी ऑप्शन होना चाहिए. ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. अंडरस्टैंड. सो एग्जामिन द पोल्यूशन फाउंड दैट स्मोक इमिशन तो होता है, फ्यूल कंजप्शन आर रिड्यूस, बट हाइड्रोकार्बन जो है इमिशन आर इंक्रीज. हाइड्रोकार्बन इमिशन एलपीजी में इंक्रीज हो जाते हैं, बट बाकी जो है जैसे स्मोक इमिशन है वो सारा इतना ज्यादा एट दैट लेवल पे नहीं होता. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज बायोगैस मेनली कंसिस्ट ऑफ व्हाट. बायोगैस मेनली कंसिस्ट ऑफ व्हाट. इज इट कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन, मीथेन, hydrogen, carbon dioxide, methane and hydrogen and oxygen. Biogas mainly consists of what? Is it carbon dioxide, hydrogen, methane, carbon dioxide, methane या hydrogen and oxygen? आंसर दीजिएगा.
ओके, सो बायोगैस मेनली कंसिस्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन को, ठीक है, CO2 एंड CH4 इसको कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो इसमें प्राइमरली तो CH4 और CO2 होते हैं एंड छोटे मोटे स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होता है एंड मॉइस्चर एंड सिलिकॉजेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज यू हैव टू मैच द फॉलोइंग, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, मोनो पोटेशियम टार्टरेट हो गया। और फर्टिलाइजर, फोटोग्राफी, बेकरी एंड गन पाउडर, इसमें आपने आंसर बताना है। नाउ दीज क्वेश्चंस आर वेरी हेल्पफुल, क्योंकि क्या होता है कि ये 4 क्वेश्चंस है जो अल्टीमेटली देखा जाए 1 लाइनर में 4 क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चंस जो है हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं, तो इट इज गुड, राइट। और केमिस्ट्री में ना इस तरीके से प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत ज्यादा आ जाता है सवाल कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। सो रादर देन लर्निंग अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ दोज थिंग्स, हम लोग ऐसे PYQs या ऐसे सवाल सॉल्व कर सकते हैं जिससे हमें थोड़ा याद जल्दी आ जाता है कि ब्रोमाइड, नाइट्रेट, सल्फेट का क्या काम होता है, राइट। तो इससे आंसर आप निकालिए इसका। ठीक है, राइट। सो ओके, सो पोटेशियम ब्रोमाइड जो है दैट इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी, ये शायद आपने पढ़ा भी होगा सॉरी। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी के लिए होता है। देन इट इज पोटेशियम नाइट्रेट विच इज यूज फॉर गन पाउडर के लिए यूज होता है। देन पोटेशियम सल्फेट जो है वो फर्टिलाइजर के लिए यूज होता है एंड मोनो पोटेशियम टार्टरेट जो है वो बेकरी के लिए यूज होता है। अंडरस्टैंड? तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा ब्रोमाइड का क्या काम है। दीज आर ऑल पोटेशियम के ही है ये कंपाउंड। पोटेशियम ब्रोमाइड इज यूज फॉर फोटोग्राफी, नाइट्रेट इज यूज फॉर गन पाउडर, सल्फेट इज यूज फॉर fertilizers and ultimately tartarate is used for this thing, right? तो आप याद रखेंगे इसको सॉल्ट पेट्रे भी कहते हैं या सॉल्ट पेटर भी कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट को। समझ आ गया? इसके अलावा फोटोग्राफिक पेपर्स बनाने के लिए ब्रोमाइड यूज किया जाता है, फोटोग्राफी में फोटोग्राफिक पेपर्स बनाने के लिए, प्लेट्स बनाने के लिए एंड पर्पस ऑफ एनग्रेविंग के लिए। अंडरस्टैंड? तो इतना थोड़ा सा याद रखो, इट वुड हेल्प यू आउट। अंडरस्टैंड? इसके अलावा हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। ये भी केमिस्ट्री में इस तरीके के सवाल बहुत बेनिफिशियल होते हैं। जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ब्लीचिंग पाउडर एंड हाइपो, ठीक है। 10 निकल, सोडियम एंड क्लोरीन। आपने बताना है मैच द करेक्ट स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग। ठीक है। सो सबसे पहले जर्मन सिल्वर की बात करें तो ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू निकल, ठीक है। इसके अंदर निकल का कॉम्पोजिशन होता है। नेक्स्ट इज हम लोग बात करते हैं सोल्डर की, तो इट इज इसमें जो है आपको 10 का कॉम्पोजिशन दिखेगा। ये सारे हमारी ये दोनों ही एलॉयज हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन आपको पता है, इट इज सिंपल, एंड हाइपो इज सोडियम। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, हाइपो इज सोडियम, राइट। सो जर्मन सिल्वर हमने ये दोनों एलॉय हैं, ठीक है। और सोल्डर का काम क्या होता है, वो वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है सोल्डर, राइट। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसमें आपने देख लिया होगा, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। लिविंग इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में रहेंगे या कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाएगी, इज डेंजरस बिकॉज ऑफ इट reduces the organic matter of tissues, dries up the blood, combined with HO2 present inside to form the CO2, combines with the hemoglobin and makes it to incapable of absorbing the oxygen, right? तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, क्योंकि ये आता है सवाल हमारे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कि कैसा क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोग स्मोकिंग करते हैं तो वो स्मोकिंग की वजह से CO2 कंटेंट बढ़ जाता है ब्लड में, और अल्टीमेटली जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के साथ एक कंपाउंड बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जब CO2 कंटेंट आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, ब्लड के अंदर।
और उसकी वजह से दिक्कत आती है, ठीक है, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, राइट। तो इससे अल्टीमेटली होता क्या है, तो आप आंसर दीजिएगा इसका, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। Okay, so ultimately it is combined with the hemoglobin and makes it incapable of absorbing the oxygen। देखो जो CO है जब हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाएगा तो वो ब्लड जो होता है वो ज़्यादा वो नहीं हो पाता, मोबाइल नहीं हो पाता, और जब ब्लड पहुंचेगा ही नहीं टिश्यूज तक, सेल्स तक, तो ऑब्वियसली उनके पास ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो बहुत दिक्कत आना शुरू हो जाती है। सो वही मैं आपको बता रहा हूं कि CO इज नॉट वेंटिलेटेड, बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा तो एक कंपाउंड बन जाता है दैट प्रोड्यूसेस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ये बहुत मुश्किल हो जाता है, ऑक्सीजन का कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो जाती है जब ये बढ़ जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, राइट, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, डिलीवरी जो होता है, ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द ब्लड बॉडी, इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, तो मुश्किल होती है, राइट। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग, और ये जनरली जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो स्मोकिंग वाली इशू होती है, जो फीमेल स्मोकिंग करती हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि जब स्मोकिंग की वजह से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनेगा तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, और जो बेबी है, जो उसके टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वहां तक ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, तो वेल ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगी, राइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हार्ड वाटर इज नॉट अ suitable for drinking, washing clothes with soap, use in boilers and irrigating crops। तो consider the following statement, hard water is not suitable for what? Is it not suitable for drinking, washing clothes with soap, use in boilers and irritating crops, irritating नहीं, irrigating crops, sorry, ठीक है। तो हार्ड वाटर कहाँ पे यूजेबल नहीं है, सुटेबल नहीं है, ठीक है। सो आंसर दीजिएगा इसका। Okay, so hard water is not suitable for washing clothes with soap and use in boilers, ठीक है, it is not suitable for washing clothes and soap and washing clothes with soap and use in boilers, understand। तो ये आपने याद रखना है। देखिए सवाल ये भी आएगा, केमिस्ट्री में ये बहुत ही फेमस चीज़ है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, इसको अगर इफ़ पॉसिबल थोड़ा सा अगर एफर्ट लगाएंगे हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर के बारे में, you can read this both the concept in class 12th NCERT environmental chemistry है, वहाँ के चैप्टर के अंदर, ये +2 की बुक के अंदर आपको ये हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर के अंदर के बारे में बहुत अच्छा मिल जाएगा। और इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर दी मेथड्स टू रिमूव दिस हार्डनेस ऑफ द वाटर्स, ठीक है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं या फिर टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करने के लिए किए जाते हैं। वो सिर्फ आपको मेथड्स याद रखने हैं कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो हार्डनेस ऑफ द वाटर को रिमूव करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इतना याद रखिएगा, तो दैट वुड हेल्प यू आउट टू हैव अ बेटर ग्रिप ओवर दिस कॉन्सेप्ट, राइट। चलो ठीक है, ओके ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Domestic cooking gas consists of mostly what? Methane and ethane, liquefied butane and isobutane, ethylene and carbon monoxide, and hydrogen and acetylene, right? So domestic cooking gas generally consists of what, right?
सो इसमें बताइएगा क्या कंसिस्ट करता है। ओके, सो इट कंसिस्ट ऑफ लिक्विफाइड, एंड ये लिक्विफाइड से हमें पता ही चल गया होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम एलपीजी सिलेंडर्स जो होते हैं। सो लिक्विफाइड ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन इट कंसिस्ट ऑफ। बट क्वेश्चन जो है वो ठीक बनाया है, बट जो ऑप्शंस है वो थोड़े से टिपिकल बना दिए, थोड़ा सा मुश्किल है। लिक्विफाइड ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन के में कंसिस्ट होता है ये डोमेस्टिक कुकिंग गैस, राइट। चलो नेक्स्ट हम लोग पूछते हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2 की बात करते हैं। लिस्ट 1 में है सीएनजी कोल गैस, एलपीजी वाटर गैस, ठीक है। और लिस्ट 2 में है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, हाइड्रोजन, मीथेन एंड सीओ, राइट। सो यू हैव टू आंसर इट, मैच द फॉलोइंग। और ये बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस है बाय डूइंग सच मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, बिकॉज इससे 2-3 सवाल हमारे ऐसे ही निकल जाते हैं, राइट। सो आप आंसर दीजिए। Okay, so CNG, coal gas, LPG, water gas. List 1, list 2. Okay, good. चलो, so let's answer this question. Answer is कि CNG जो है वो थर्ड ऑप्शन है, that is butane and ethane, composed of butane and ethane, ठीक है। इसके अलावा कोल गैस जो है इट कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। इसके अलावा एलपीजी इज कंसिस्टिंग ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन, एंड अल्टीमेटली वाटर गैस कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इसको ध्यान से देखिएगा, ये 4 कॉम्पोजिशन है, चारों के नाम आपको याद होने चाहिए। अल्टीमेटली इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर कि जैसे फॉर एग्जांपल कोल गैस, एलपीजी, वाटर गैस, सीएनजी हो गया, तो जनरली पूछा जा सकता है एलपीजी सीएनजी के ऊपर नहीं, बट कोल गैस और वाटर गैस के ऊपर पूछा जाता है, बिकॉज बहुत सिमिलर से इनके कॉम्पोजिशन है, राइट। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द रोल ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। यूवी रेडिएशन का वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम में क्या हेल्प होता है। It inactivates or kill the harmful microorganism in water. It removes all the undesirable odors from the water. It quickens the sedimentation of solid particles and improves the clarity of water. Which of the following statement is are correct? ठीक है, so कौन सा statement है जो सही है। Which of the following statement is correct? Ultraviolet radiation comes under the इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा है। नाउ आपका एक होमवर्क और भी है, अगर करना चाहते हो कर लेना, बिकॉज जो मैं बीच बीच में टॉपिक्स बताता हूँ वो द मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत होती है, राइट। सो इसमें आपने क्या करना है, जितना भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के या स्पेक्ट्रम के कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, EMR है, इसमें जितनी भी हमारी जो रेज आती हैं, चाहे इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव्स हो गया, देन वी हैव दी गामा रेज, इनके आपने यूसेज पढ़ने हैं। व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज इन यूसेज क्या है, ये 2 चीज़ें आपने पढ़नी है, बिकॉज यहीं से सवाल डेफिनेटली यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल पूछा जा सकता है, तो आप डेफिनेटली इसको याद रखेंगे। ए शुड बी द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इनएक्टिवेट्स किल्स द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द वाटर। ये बहुत ही जनरल सी स्टेटमेंट है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि अनडिजायरेबल ऑर्डर फ्रॉम द वाटर इट क्विक, नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट वे, जस्ट वन स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन, ठीक है। First statement is the correct one. Which one of the following sets the elements was primarily responsible for the origin of life on the earth? So कौन सा है, which one of the following element was primarily responsible for the origin of life on the earth? Hydrogen, oxygen, sodium, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, राइट। तो कौन सा है जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम द अर्थ, ऑफ द अर्थ, राइट, ऑन द अर्थ। सी सो अगर हम लोग कॉम्पोजिशन देखें
ह्यूमन लाइफ का या ह्यूमन कॉम्पोजिशन देखें, बॉडी कॉम्पोजिशन, उसमें भी यू विल फाइंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। सो ये सोडियम वोडियम कुछ भी नहीं है। इसमें से कुछ भी आप, कोई भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहते हैं ना, सो आपको बहुत आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो इन तीनों में से। फॉस्फोरस इज नॉट रिक्वायर्ड दैट मच, पोटेशियम इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यही है कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। दीज आर द फ्यू कॉम्पोजिशन जो आपने याद रखना है। ओरिजिन फॉर लाइफ, एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू द इमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द एटमॉस्फेयर। एसिड रेन किस वजह से एटमॉस्फेयर में होती है, ये बताइए। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। सो एसिड रेन की बात कर रहे हैं। इज कॉज ड्यू टू इमिशन ऑफ व्हाट, विच सब्सटेंसेस, कौन से सब्सटेंसेस के इमिशन की वजह से एटमॉस्फेयर में होती है, जल्दी बताइएगा। हाँ जी, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। हाँ जी, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, कार्ब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर जो है, दे आर द प्रोमिनेंट रीजन फॉर द इमिशन, फॉर द कॉज, फॉर द क्रिएशन ऑफ एसिड रेन, या मतलब एसिड रेन का कॉज होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा होगा तो एसिड रेन ज़्यादा होगी, right? So acid rain is caused by the emission of sulfur dioxide and nitrogen oxide which reacts with the water molecules in the atmosphere to produce the acid. तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके ये जो कंपाउंड्स है, जैसे अपना सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये रिएक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एटमॉस्फेयर में, एंड देन इट प्रोड्यूसेस द एसिड, राइट। नेक्स्ट इज अ सैंपल ऑफ क्लोरोफॉर्म बिफोर यूजिंग एज एन एनेस्थेटिक। एनेस्थीसिया जो होता है इज टेस्टेड बाय विच, फेलिंग्स सॉल्यूशन, एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, ammonical silver nitrate solution after boiling with the alcohol potassium hydroxide. हाँ जी, a sample of chloroform before using as an anesthetics as tested by what? As tested by what? ठीक है, सो दिस इज अ क्वेश्चन जो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, सो आप टाइम ले सकते हैं इसके लिए। हाँ जी, तो आंसर दीजिए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? राइट, सो देखो इसका आंसर है अ सैंपल ऑफ क्लोरोफॉर्म बिफोर यूजिंग एज एन एनेस्थेटिक इज टेस्टेड बाय एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इसका टेस्टेड बाय दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट। तो ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, सो दिस इज ऑल। आगे देखते हैं। येस, दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आपको कोई भी डाउट क्वेरी है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, अदरवाइज यू कैन कॉल ऑन दी डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर है वो भी आप कर सकते हैं, तैयार कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ESIC का DD का है एग्ज़ाम, हमारा जो कोर्स है वो 12 सितंबर से शुरू हो चुका है। व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज़ आप इसमें एनरोल कर सकते हो, और अभी ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी इसीलिए है क्योंकि अब जो जितनी क्लासेस हैं, कुछ क्लासेस हैं जो अब लाइव मिल रही है, बाकी सब रिकॉर्डेड है। तो रिकॉर्डेड में ये रहता है कि आप कभी भी इसको सुन सकते हैं, ड्यूरिंग योर जॉब, ड्यूरिंग योर वर्क आप इनको सुन सकते हैं, जल्दी से जल्दी अपना कंप्लीट कर सकते हैं कोर्स, राइट। सो ये एक बहुत ही बेस्ट चांस है आप सभी के लिए, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हाँ जो एग्ज़ाम होगा इट मे हैपन इन जैन, इट मे हैपन इन फेब, या इट मे हैपन इन मार्च। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये फेब मार्च में होने की पूरी संभावना है।
तो आप इस एग्ज़ाम को इतने टाइम तक तो डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अभी कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कीप लाइकिंग दिस सेशन एंड शेयरिंग दिस सेशन, ठीक है। थैंक यू।